नमस्कार भाइयों। जैसे कि पहली वीडियो में भी मैंने बातचीत की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बौद्ध धर्म, मनुस्मृति, इनके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं काफ़ी। 4-5 वीडियो मैंने डाली है। अगर ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं, आपको कैसी लगी, क्या सुधार होना चाहिए, तो चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम चलते हैं। एक जनरल बात जो है कि अंबेडकर जी का हमारे आज की जो परिस्थितियां हैं, इनके अंदर योगदान क्या है। अगर अंबेडकर जी ना होते तो आज परिस्थितियां कैसी होती, आप अनुमान लगा सकते हैं इसका। जब 1947-48 में अंबेडकर जी ने संविधान सभा में एक प्रकार से ये चीज़ें बोली थी कि सबसे पहले आर्थिक समानता और सामाजिक समानता हमें चाहिए, आज़ादी बाद में ली जा सकती है। नेहरू जी आज़ादी के पक्ष में थे कि जल्दी से जल्दी हमें आज़ादी मिले, अंग्रेज़ चले जाएं, हम भारत की आज़ादी जो है लेना चाहते थे, ट्रांसफ़र ऑफ पावर जिसको बोलते हैं। लेकिन अंबेडकर जी इस चीज़ के पक्ष में नहीं थे कि इतनी जल्दबाजी जो हम कर रहे हैं आज़ादी लेने की, क्या हम सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे तैयार हैं। क्योंकि हमारे समाज के अंदर जिस तरह से सामाजिक व्यवस्था थी और आर्थिक व्यवस्था थी, उस चीज़ को एक प्रकार से संशय के रूप में लिया अंबेडकर जी ने, और बहुत लेक्चर के अंदर बोला, बहुत जगह उन्होंने लिखा भी कि जिस तरह से परिस्थितियां हैं, मुझे डाउट है कि हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। क्योंकि उस समय संशय होना अनिवार्य भी था, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियाँ, जहाँ तक हम बात करेंगे, सामाजिक परिस्थितियों में भी काफ़ी दिक्कत थी कि 4 वर्ण जो बोलते हैं, हमने पहले भी वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो 4 वर्ण की बात थी, उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, मेन चीज़ इन्हीं के ऊपर हम एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रखी थी। जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, बहुत ज़्यादा गैप था, खाई थी एक प्रकार से उनके बीच में। और इस चीज़ को देख करके अंबेडकर जी ने काफ़ी कुछ लिखा। अपना जीवन बायोग्राफी में भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, जो मैंने पहली वीडियो में बताया। वेट फॉर ए वीज़ा उनकी बुक थी। पाकिस्तान पार्टीशन के ऊपर भी उन्होंने बुक लिखी। और सामाजिक जो चीज़ें थी उस समय, तो वो चीज़ आज के दौर में अगर हम समझने की कोशिश करें, लगभग 1948 से लेकर अभी तक 2024 तक अगर हम बात करें, कितना परिवर्तन आया और कहाँ क्या कमियां रह गई। जो मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ा है अंबेडकर जी के बारे में, जितना भी मैं खोज कर पाया, तो वास्तव में वो सही थे उस समय 1947-48 में, कि डेमोक्रेसी या संविधान कितना भी अच्छा बन लें, और डेमोक्रेसी को लेकर आए हम लोग, वोट देंगे, लेकिन वोट की कीमत क्या हो। उन्होंने वैल्यू सिस्टम जो है, जैसे राज्यसभा में वैल्यू सिस्टम होता है, उस पर भी बात की है कि वैल्यू सिस्टम कैसे होना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि गरीब आदमी जो है वो अन्न से, पैसे से, वस्त्र से, दारू से, कैसे भी वो बिक सकता है, वोट खरीदी जा सकती है। उस समय की बात 1948 में वो कर रहे हैं कि इसमें जो है चीज़ें थोड़ी सी मुझे डाउट है, मुझे संशय है कि हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। वो संशय जो है, शायद मैंने पहली वीडियो में बताया कि क्लियर हुआ है, हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रही है। लेकिन उस बीच में हमारे 1975 तक जो है कांग्रेस सरकार रही है, सेंटर में भी और लगभग सभी स्टेट में। कांग्रेस के सिवाय जब हम स्कूल जाते थे या थोड़ा समझने लगे चीज़ों को, तो कांग्रेस के सिवाय कुछ था ही नहीं। हर आदमी जो है कांग्रेस को वोट देता था और कांग्रेस को ही समझता था, कोई दूसरी पार्टी थी नहीं।
और दूसरी का कोई अस्तित्व भी नहीं था, जनसंघ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको अपना जनसंघ को बनाया था। जयप्रकाश नारायण थे अलग, दूसरी साइड में समाजवादी। कुछ अस्तित्व था उनका, लेकिन जब वोटिंग की बात आती थी, इलेक्शन की बात आती थी, तो लगभग लोग कांग्रेस को वोट देते थे। तो 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई और 77 में जो इलेक्शन हुए, 77 में जनता पार्टी सेंटर में आई, पहली बार जो है सरकार चेंज हुई थी, प्रधानमंत्री चेंज हुए, उसके बाद कानून मंत्री चेंज हुए, लेकिन सरकार एक ही सरकार की जो गवर्नमेंट रही, बहुमत में एक ही जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। तो क्या चीज़ें वहाँ तक, क्या उतना सुधार हो पाया, या आज हम जो बात कर रहे हैं ये सोशल मीडिया का एक प्रकार से हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, या हमें अभी ज़्यादा लग रहा है वो बातें, क्योंकि जो सुधार होना चाहिए था, जैसे रिजर्वेशन की बात कीजिए, पहले हम SC/ST जो रिजर्वेशन है उस पर बात करेंगे कि रिजर्वेशन अंबेडकर जी ने बोला था कि ये टेम्परेरी प्रोविज़न है और 10 साल के लिए हम समाज में समानता लाने के लिए रिजर्वेशन देना चाहते हैं। तो उन्होंने वो प्रोविज़न बनाया और 10 साल के लिए उन्होंने बोला कि 10 साल रिजर्वेशन देकर देखते हैं कितना फ़ायदा होता है। लेकिन वहाँ पर शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हमारे SC/ST भाई जो एक प्लेटफॉर्म सेट कर लें कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद वो वॉलेंटरली जो है अपना रिजर्वेशन को छोड़ दे और दूसरे भाई को आगे आने दे, तो शूद्रों में भी एक प्रकार से ये बात है कि एक आदमी बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है और बाकी लोगों को चांस नहीं मिलता। मैं गांव में देखता हूँ, लोकल में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि एक परिवार जो है आज भी उसको ज़रूरत है किसी तरह उसको रिजर्वेशन का कुछ फ़ायदा हो जाए, बच्चों को फ़ायदा हो जाए, और एक आदमी को जो सारे संसाधन हैं, जो पहले रिजर्वेशन लागू होने का एक रीज़न रहा वो इसलिए था कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय ये कास्ट एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे थी और शूद्र बहुत डाउन थे। आज शूद्रों में देख लीजिए, शूद्रों में भी आज एक भाई जो है वो 3 बार रिजर्वेशन लेके 5 बार लेकर उसके जो है परिवार का एक प्लेटफॉर्म, हाई प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और उसमें जो है वो संसाधन अपने बच्चों को दे सकते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक लेवल ऐसा आ जाता है कि वो क्षत्रिय के बराबर या ब्राह्मण के बराबर आ जाता है। अब वो रिजर्वेशन को नहीं छोड़ रहा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा जस्टिफिकेशन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि शायद शूद्र भाई जो एक प्रोग्रेस, एक रिजर्वेशन, 2 रिजर्वेशन, 2 बार अगर कोटा मिल जाता है तो उनको वॉलेंटरली जो है रिजर्वेशन को छोड़ देना चाहिए, ताकि दूसरे जो हमारे भाई हैं शूद्र हैं उनको लाभ मिले। अगर वैकेंसी खाली रहेगी तो उसकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से किसी तरह भी करके गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि सॉरी, जो दूसरे परिवार हैं उनको भी उसका लाभ मिले। तो मैं जस्ट अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि शूद्र भाइयों को जहाँ भी लगे कि मैं मिडल लेवल पे आ गया हूँ तो उसको वॉलेंटरली जो है अपना रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। और प्रधानमंत्री को भी इसके लिए एक बार जैसे LPG की सब्सिडी के लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था लोगों से, तो यहाँ भी प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जो अपने परिवार को ये समझते हैं कि मुझे अपना वर्ण छुपाने की ज़रूरत है और मैं हाई लेवल पे आ गया हूँ, तो वो कृपया करके अपना रिजर्वेशन छोड़ सकते हैं और बाकी परिवार जो हमारे शूद्र भाई हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसे हो जाए तो मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि अंबेडकर जी का क्या योगदान रहा। आज जो हमारी सोसाइटी फल फूल रही है उसमें जो अंबेडकर जी हैं उनकी शिक्षा, मैंने बताया 32 डिग्री, 4 PhD और बहुत नॉलेजेबल आदमी। उस समय अगर हम संसद में बात करें, अपने पार्लियामेंट में बात करें, विधानसभा में बात करें और संविधान सभा जो बनी थी उनमें बात करें, तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो इंसान था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैंने जैसे बताया कि उनका गुरु अंबेडकर थे, ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे, उन्होंने अंबेडकर सरनेम दिया था इनको और वो काफ़ी प्यार करते थे इनके टैलेंट को देख करके। ऐसा नहीं है कि सभी उस तरह से व्यवहार करते थे। उसके बाद गायकवाड़ जो बड़ौत रियासत के
राजा थे, उन्होंने भी इनको स्कॉलरशिप दिया, 4 साल अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। तो एक पक्ष नहीं देखना चाहिए, हमें दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए कि श्रमण समाज के जो लोग थे उन्होंने योगदान भी दिया है। अंबेडकर जी जहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, वहाँ भी कुछ परिस्थितियों का साथ रहा, कुछ समाज में भी उनको सहयोग मिला है। ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मण जो उनके गुरु थे उन्होंने सरनेम दिया, स्कॉलरशिप दिया गया। उसके बाद अमेरिका में, उस समय अमेरिका में पढ़ना, यूके में पढ़ना, कितने लोगों को सौभाग्य होता था, तो उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ उस चीज़ का, और वो उन्होंने प्रूव भी किया। ऐसी बात नहीं, वहाँ जा कर के वो, मैंने बताया कि अंबेडकर जी चाहते तो यूके और यूएसए में बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन वो अपने समाज में आए, अपने समाज को उन्होंने बताया। लेकिन एक बात उन्होंने बार बार बोली है कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो अंबेडकर जी की ये एक सोच थी, वो हमारे शूद्र भाइयों को या बाकी जातियों को भी इस चीज़ को लेना चाहिए कि शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। जो काम होना चाहिए था, जैसे अंबेडकर जी ने बोला कि उस समय सामाजिक समानता के लिए हमें काम करना चाहिए था, आर्थिक समानता के लिए काम करना चाहिए था, तो उसका जब एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि शायद उतना काम नहीं हुआ। देश में बहुत समस्याएं थी, आज़ादी के बाद जो है हम पिछड़ चुके थे हर क्षेत्र में। तो उसमें जो पिछड़ेपन की वजह से किस किस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पढ़ रहा था, नेहरू जी की बनाई हुई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई उन्होंने, तो उसमें भी बहुत जगह ऐसा पाया गया कि पॉलिसी जो है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, और कहीं ना कहीं समाज में भी लोगों के पास एजुकेशन का अभाव था, पैसे का अभाव था, तो उतना आगे नहीं बढ़ पाए हम जितना बढ़ना चाहिए था। और सरकार को स्टार्टिंग में जैसे पॉलिसीज़ थी उस तरह से नहीं बनी कि हमारी सामाजिक समानता हो, हमारी आर्थिक समानता हो, नियम कड़े बने। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि सरकार चूक गई। कांग्रेस सरकार 75 साल जो है सेंटर में रही, तो कहीं ना कहीं चूक हुई उनसे, और हम समाज को समानता के लेवल पे नहीं ला पाए। और कहीं ना कहीं आर्थिक समानता में भी बहुत गैप है आज भी। आप समाज में देखते हैं तो एकुमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट्स बहुत ज़्यादा हुआ। अंबेडकर जी ने एक तो एजुकेशन के ऊपर बोला कि एजुकेशन हमारे हर देशवासी को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जैसे मैं यूके और यूएसए में जॉब कर सकता था, नौकरी कर सकता था, लेकिन मैं अपने समाज के लिए आया, अपने समाज के लिए दुख झेले मैंने यहाँ आने के बाद। दूसरी वीडियो देखेंगे तो उनका कहानी लिखा हुआ है, वेट फॉर ए वीज़ा। उसके अंदर 6 चैप्टर हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किए थे। उसमें उन्होंने अपनी पीड़ा उसमें दिखाई है, दर्शाई है, किस तरह से समाज में उनका व्यवहार होता था। उसके बाद जो है एक गूगल में आप पढ़ सकते हैं, ब्रेस्ट टैक्स लगता था, ब्रेस्ट टैक्स लेडीज़ के ऊपर, जो अपना केरला साइड में जो त्रावणकोर एक जगह है, वहाँ पे राजा जो है नांगली करके उनकी पूजा होती है, आज भी वो लड़की थी। तो वो भी आप देख सकते हैं गूगल में कि वहाँ पे ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था। शूद्र जो है वो लड़कियाँ जो है कपड़े नहीं पहन सकती थी ऊपर में, और अगर ढक लेती थी तो ब्रेस्ट टैक्स उस पर लगाया जाता था। तो वो भी कहानी आती है उनकी कि वो ब्रेस्ट काट के राजा को केले के पत्ते पर रख के दे दिया था और वो एक्सपायर हो गई थी, मर गई थी। तो इस तरह की भी कहानियाँ हैं। समाज में क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं। अब किसको दोष दें, किस तरह से उसका एनालिसिस करें। अब किसी ने वही बोला कि पानी की लहरें हैं, नदी में लहरें हैं, अगर लहरें कोई गिनने बैठ गया और बीच में भूल गया तो उसने वो रोने लग गया कि मैं लहर भूल गया, कितनी लहर थी। तो बोला ठीक है, अब गिनना शुरू कर दो। तो कहने का मतलब है कि लेट अस फॉरगेट द पास्ट। पास्ट से हमें सीखना चाहिए, और जो हमारा भूतकाल है, इन वर्ण व्यवस्था में या लगाइए जाति प्रथा में काफ़ी हमें नुकसान हुआ है। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे अंबेडकर जी को
जिन्होंने इतनी मेहनत से संविधान की संरचना की। तो यहाँ पर हमारे जो संविधान सभा के बाकी वरिष्ठ नेता भी थे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी थे। अंबेडकर जी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनमें इन्होंने बहुत मेहनत किया और हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि आज हम डेमोक्रेसी के लेवल पे वर्ल्ड में एक प्रकार से अपनी पहचान बनाए हुए हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है। और संविधान जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कायम रखे हुए हैं हम अभी तक। कितने भी अमेंडमेंट आ जाए लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका मेंटेन रहेगा। और कोई भी कानून बनता है तो संविधान को वायलेशन नहीं कर सकता, संविधान के अंदर ही उसको एक प्रकार से कानून बनाना पड़ेगा सरकार को। अदरवाइज़ जो है हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड कर सकती है। तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं कि संविधान ने सारे ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनने हैं, स्टेट का अधिकार क्या है, सेंटर का अधिकार क्या है, दोनों का अधिकार क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, किस में कौन कानून बना सकता है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हैं। और संविधान आप पढ़ेंगे तो आज के टाइम में मेरे हिसाब से भारत के लिए हर नागरिक को ज़रूरत है संविधान को जानने की। संविधान पढ़िए, संविधान को समझिए। संविधान हर नागरिक को पूरा अधिकार देता है। और उसमें जो सामाजिक समानता की बात की गई, आर्थिक समानता की बात की गई, वो सारी चीज़ें हमारे संविधान में हैं और संविधान के अनुसार हमें चलना है। अंबेडकर जी ने जो काम वो पूरा नहीं कर पाए थे, आर्टिकल 44 जो है उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 47-48 में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे। उनका सामाजिक जो शक्तियाँ थी उन्होंने विरोध किया, उनको एक बार बॉम्बे इलेक्शन में हरा भी दिया था। तो कुछ चीज़ें एक पढ़ा लिखा आदमी समझता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी था हमारे देश के लिए, उस समय आ जाना चाहिए था। तो समस्या जो है हमारे देश में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जनसंख्या कंट्रोल एक ज़रूरी है हमारे देश में, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। रिसोर्सेज उतने ही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पोल्यूशन देखिए, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। उसके बाद जो है हमारे महानगर जो है, बॉम्बे हो, बेंगलोर हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, सभी पोल्यूटेड एक प्रकार से उस लेवल पे हो चुके हैं। दिल्ली में तो आप देख ही रहे हैं हालत क्या है। बहुत काम करने की ज़रूरत है और इसमें केवल सरकार काम करे ज़रूरी नहीं है, हम सब नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है। आप देखिए, जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात की मैंने कि अंबेडकर जी चाहते थे ये सक्सेसफुल हो, संशय था उनका सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। एक प्रकार से डेमोक्रेसी जो है, हमारे लोकतंत्र जो है वो कामयाब रहा। इसके लिए हम खुशी होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए अंबेडकर जी को कि इतना अच्छा संविधान उन्होंने बना के गए। अब हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं। आज सोशल प्लेटफॉर्म है, अपने विचार रखिए, अपने समाज के काम आइए, समाज के लिए कुछ ना कुछ जो आपका ज्ञान है। विद्वान आदमी जो है, विद्वान उसी को बोला जाता है जो अपने समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश करता है, समाज के बारे में कुछ काम करता है। समाज का मतलब चारों वर्ण हमारे उस समाज के अंदर आते हैं। तो हमें जो है मिलजुल कर काम करना है, अपने देश को एक स्वच्छ भारत जो है, मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत। लेकिन अगर आप रोड पर निकलें, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, सिटी हो, टाउन हो, गांव हो, स्वच्छता की तरफ हमारा बहुत कम ध्यान है। हमें एक तो काम ये करना है कि स्वच्छता की तरफ ध्यान देना है। हमारे एमसीडी जो लोग हैं या पंचायत में जो लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो भी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि गंदगी बीमारियां लाती हैं, बहुत सारी परेशानियां खड़ी करती हैं। रोडों की साइड में जो हम कूड़ा डालते हैं वो भी पॉलीथीन के अंदर बांध करके उससे पशु मरते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, गंदगी रहती है, देखने में बहुत बुरा लगता है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो जहाँ भी हो सके उसकी रिपोर्ट करे। आजकल सोशल मीडिया में
मेल आईडी दी होती हैं। एमसीडी आप जहाँ कहीं भी चाहें उसके, एमसीडी दिल्ली है, एमसीडी गुड़गांव है, एमसीडी जो है जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे एमसीडी सबकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर होते हैं। जहाँ भी आपको उस तरह का कूड़े का ढेर दिखाई दे तो आप रिपोर्ट कीजिए उसकी। स्वच्छ भारत हमें बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, जो जातियों का भेदभाव है उसको मिटाना है। जहाँ तक मैं समझ पाया अम्बेडकर जी को, वो कहना चाहते थे कि बराबरी होनी चाहिए। बराबरी कैसे होगी? हम अपनी जाति में गर्व महसूस करें, जिस जाति में हम पैदा हुए हैं उसमें गर्व महसूस करें, लेकिन दूसरी जाति को उतना ही सम्मान दें, कोई भेदभाव ना हो हमारे दिल में। हमारे शूद्र भाई हैं या हमारे क्षत्रिय भाई हैं, वैश्य हैं, सभी को मिलके अपने हिंदू धर्म को एक स्टेज पे ले जाना है। और ये तभी होगा जब हमारे बीच में एकता होगी और हम एक दूसरे को सम्मान जो है वो देंगे, इज्जत देंगे एक दूसरे को। और जहाँ भी ज़रूरत पड़े अंतर्जातीय विवाह शुरू कीजिए। अंतर्जातीय भोग जैसे ही खाना जो हम करते हैं अंतर्जातीय, उसमें होना चाहिए। जो हमारे समृद्ध लोग हैं उनको सामने आना चाहिए। किसी न किसी बहाने जो है हमारे चारों वर्ण जो हैं, सारी जातियाँ, जितनी भी जातियाँ हमारी 36 जातियाँ बोलते हैं, सभी जातियों को हमें एक साथ लेकर के चलना है, ताकि हमारा जो हिंदू धर्म है वो एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग हो। मैंने बताया था 6वीं या 7वीं सदी में हमने काफ़ी सुधार किया। हिंदू धर्म वहीं से एक प्रकार से अस्तित्व में कह लीजिए आया, क्योंकि वैदिक प्रथा जो थी उसमें काफ़ी सुधार किया, ब्राह्मणवाद बोलते हैं उसको। और बौद्ध धर्म एक प्रकार से हिंदुस्तान से गायब हो गया। उसने एक प्रकार से कन्वर्शन, एक्सेप्टेंस जो था ब्राह्मणवाद की तरफ किया और दोबारा ब्राह्मणवाद आया। आप ये देखिए कि हमारा 1400 BC, बिफोर सेंचुरी जो बोलते हैं, आज से 3500 साल पहले वैदिक प्रथा थी हमारे समाज में। उसके बाद 563 BC में महात्मा बुद्ध आए और उसके बाद जो है 563 BC का मतलब है कि आप लगा लीजिए 2500 साल लगभग पहले वो महात्मा बुद्ध आए और उन्होंने लगभग 563 ईस्वी पूर्व से लेकर के 6वीं 7वीं सदी तक बौद्ध धर्म हमारे हिंदुस्तान में, चीन में, नेपाल, बर्मा, साउथ साइड में इनकी शाखाएं अलग अलग हैं लेकिन धाराएं अलग हैं। श्रीलंका में, थाईलैंड में, ये जो हमारा बौद्ध धर्म था वो फैला हुआ था। कहीं ना कहीं हमें जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हमने अपने में करेक्शन किया, बहुत सुधार किया और वो लोग जो हैं एक प्रकार से दोबारा सनातन धर्म बोलिए, उसको हिंदू धर्म बोलिए, वो अस्तित्व में आया। तो आज हमें हर नागरिक का कर्तव्य है, हर हिंदू भाई का कर्तव्य है कि सबसे पहले हम समानता जो है समाज के अंदर समानता लेके आए। जो सामाजिक समानता की बात करते हैं हम या आर्थिक समानता की बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि जो समृद्ध आदमी है वो गरीब आदमी की हेल्प करे। और एक सामाजिक जो ताना बाना है उसको हमें सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है। और एक प्रकार से हिंदू राष्ट्र की जो बात चली, हिंदू राष्ट्र की बात जो है वो सावरकर जी ने पहली बार बोला था कि हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो बन सकती है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। तो मेरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हमारे चारों वर्ण 36 जातियाँ अपने को एक दूसरे से कनेक्टेड समझेंगी, एक दूसरे की हेल्प करेंगी। कोई इंडिविजुअल कास्ट जो है वो ये ना दिखाएं कि केवल मैं ही हूँ हिंदू धर्म में। सभी 36 जातियों को लेके चलना पड़ेगा और एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, सहायता करनी पड़ेगी। जहाँ भी रिसोर्सेज जैसे भी बना सकते हैं हमें राम राज्य लाना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है, जिस लेवल पे भी जितना काम हो सकता है सरकार से जो बन पा रहा है, समय की और जगह की बहुत महत्व है, उस हिसाब से सरकार काम कर रही है। सरकार के
कामों से लगभग नागरिक खुश हैं, इसीलिए वोट दे रहे हैं। लेकिन नागरिकों का भी अपना कर्तव्य है। जैसे मैंने स्वच्छ भारत की बात की, सामाजिक समानता की बात की, आर्थिक समानता की बात की, तो कुछ चीज़ें हमें समझ के चलनी पड़ेंगी और समाज को एक साथ जोड़ के चलना पड़ेगा। पहली बात, जनसंख्या कंट्रोल। जनसंख्या कंट्रोल भी मैं बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही हो सकता है। अब जो हिंदुओं में है, जो हमारा मैरिज एक्ट है, उसमें मोनोगैमी जो है या बायोगैमी बोलिए, वो जो है लागू कर दी गई कि एक शादी ही कर सकते हैं, ज़्यादा शादियां नहीं हो सकती। दूसरी तरफ जो मैंने बताया था, दूसरी वीडियो में जिक्र भी किया था कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से वो 4 शादियां कर सकते हैं। तो जो जनसंख्या कंट्रोल अगर करना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ही जनसंख्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी नियम हो, 2 बच्चे का नियम हो, 1 बच्चे का नियम हो, 3 बच्चे का नियम हो, जो भी सरकार को या हमारे सामाजिक जो सामाजिक लोग हैं उनको सामने आना चाहिए और सरकार को सजेस्ट करें, सरकार को बताएं कि किस किस तरह की जो हमारे कल्चर्स हैं उनको बचाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाना ही पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ही हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है जो सुधार होने चाहिए, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो मैं तो सभी भाइयों से यही प्रार्थना करता हूँ कि ज्ञान बढ़ाइए, अंबेडकर जी को भी पढ़िए, मनुस्मृति को भी पढ़िए, वेदों को भी पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़िए और अपने लॉजिक के हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से आप न्याय कीजिए और उस चीज़ को जो आपने समझा है वो अपने लोगों के सामने लाइए। ना अंबेडकर जी गलत थे, ना समय के हिसाब से कुछ चीज़ें जो गलत हुई उनको गलत माना जाए, उन पे सुधार किया जाए। राजा राम मोहन राय से लेकर के अंबेडकर तक बहुत सारी जो हमारी समस्याएं थी वो दूर की गई समाज से, और इसीलिए दोबारा हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। जो जो आज कमियां हैं हमारे समाज में वो कमियां दूर करनी चाहिए और सोशल वर्कर जो है इस तरफ ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा कि सामाजिक समानता लाने की कोशिश करें। तो ये एक प्रकार से जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर का एक संशय था वो दूर हुआ कि डेमोक्रेसी हमारी सक्सेसफुल है, सरकार अच्छा काम कर रही है। हमें अब हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें 36 जातियों को साथ में लेकर के चलना है। समानता जो है, सामाजिक समानता लानी है, आर्थिक समानता लानी है। धन्यवाद भाइयों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।